बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, तो आज जो हमारा सेशन है बेसिकली इंट्रो टू कंप्यूटिंग का फोर्थ सेशन। उसमें हम जो है ना प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे और उसके बाद हम एल्गोरिदम वगैरह की तरफ चलेंगे। तो लेट्स मूव ऑन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड मशीन कोड। एक प्रोग्राम जो हमने कहा था कि हमने क्या कहा था, हमने बेसिकली ये डिस्कस किया था अपने लास्ट लेक्चर में कि जो बेसिक यूनिट होता है कंप्यूटर के अंदर, जो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही थी वो एक प्रोग्राम होता है। ठीक है। एक प्रोग्राम कुछ चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो हम देखेंगे। लेकिन वो प्रोग्राम जो है वो कुछ डेटा इनपुट किसी इनपुट डेटा के ऊपर या लॉजिक के ऊपर प्रोसेसिंग करता है, और फिर या प्रोसेसिंग डायरेक्ट करता है जो कि प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है, और इवेंचुअली कुछ आउटपुट जनरेट होती है इन वन फॉर्म और द अदर। और हमने कहा था कि जी प्रोग्राम जो है वो सारी चीज़ें प्रोग्राम होती है, नहीं के, और उसमें से मदर ऑफ ऑल प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखिए, किसी भी कंप्यूटिंग मशीन के ऊपर, किसी भी टाइप का कंप्यूटिंग मशीन हो, उसके ऊपर हमेशा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो बिल्कुल माइनर हल्का सा हो, उसमें थोड़ी सी फीचर्स हों, या वो बहुत कॉम्प्लेक्स लाइक विंडोज़ या लिनक्स जैसा बड़ा डिटेल्ड या मैक की तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और वो भी एक प्रोग्राम होता है बेसिकली। लेकिन एज एज आई सेड कि जी वो मदर ऑफ ऑल प्रोग्राम, यानी कि वो उसके बहुत सारे और रोल्स होते हैं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा यूँ कह लो कि डिफरेंटली वो करता है। इस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर वगैरह के लिए हम दोबारा जो है ना वही स्टैनफोर्ड के वेबसाइट पर जाएंगे, और वहाँ से जाके ना हम अपना स्लाइड को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो लेट मी चेंज दिस स्क्रीन। ठीक है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोग्राम। अच्छा, हमने जैसे कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन प्रोग्राम्स को रन करे। हम प्रोग्राम प्रोग्राम ये कौन से प्रोग्राम है जो कि हम एज अ डेवलपर, एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बनाते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको रन करने की जिम्मेदारी या एग्जीक्यूट करने की, जब भी हम रन या एग्जीक्यूट कहेंगे तो ये वन ऑफ द सेम थिंग। यानी कि रन करना या एग्जीक्यूट करने का मतलब क्या है कि उस प्रोग्राम के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको चलाना। ठीक है। तो वो कौन चलाएगा या कौन स्टार्ट करेगा, वो बेसिकली हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। जैसे ही आप किसी प्रोग्राम के ऊपर डबल क्लिक करते हैं या कमांड लाइन के ऊपर एंटर करते हैं या किसी भी तरह से उसको इन्वोक करते हैं, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को एक मैसेज आता है कि ये वाला प्रोग्राम जो है इसको चलाना है। ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो लोड करता है उसको। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा मेमोरी में मौजूद, हार्ड डिस्क में मौजूद होता है। ठीक है। प्रोग्राम कहाँ पर होता है? फर्ज किया ये हार्ड डिस्क है, तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर किसी जगह पर मौजूद है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता है करता है, वो उसको उस चंक को वहाँ से लोड करता है। जैसे यहाँ फर्ज कर लेते हैं हम कि ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है। हमारा प्रोग्राम जो है फर्ज कर लेते हैं एक्स मेगाबाइट का प्रोग्राम है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ से सारे, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रोग्राम को लोड करे, वो उसका पार्ट भी लोड कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जितनी भी ज़रूरत है उतना यानी कि पोर्शन जो है वो लोड करता है। ये लॉजिक जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होती है कि वो डिसाइड करेगा कि कैसे किस प्रोग्राम को कितना लोड करना है। ठीक है। हमने क्या कहा था कि प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ठीक है ना। हर प्रोग्राम जो होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, वो बेसिकली इंस्ट्रक्शंस होती हैं फॉर प्रोसेसर टू एग्जीक्यूट। वो इंस्ट्रक्शंस भी हमने कुछ थोड़ा सा उसका वो लिया था, आइडिया लिया था कि वो इंस्ट्रक्शंस किस तरह मशीन या मशीन के लिहाज से, आर्किटेक्चर के लिहाज से वो इंस्ट्रक्शन जीरो वंस का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो इसको लोड करता है, ठीक है। और कहाँ लोड करता है, जब हम कहते हैं लोड करना, लोड करने का मतलब कहाँ है, लोड करता है वो रैम के अंदर। मिसाल के अंदर, मिसाल के तौर पर ये हमारा रैम है, ठीक है। जैसे हमने कहा था ना कि ये एड्रेस यहाँ, और यहाँ पर वो लोड कर लेता है, ठीक है। हार्ड डिस्क में और रैम में क्या फ़र्क होता है, हमने डिस्कस किया था कि हार्ड डिस्क जो है वो परमानेंट रखने के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें से आप पावर हटा भी देंगे तो वो सेफ रहेगा, सबसे नंबर वन, ठीक है। लेकिन उसकी स्पीड कम होती है, हम वहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, हम एक एक बाइट वहाँ से उठा के प्रोसेसर को नहीं दे सकते, क्योंकि प्रोसेसर इज़ वेरी वेरी फास्ट थिंग कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो प्रैक्टिकली जो है ना वो ये सिस्टम नहीं चल सकता, वो वरना प्रोसेसर जो है वो वेट ही करता रह जाएगा, ठीक है। तो उसका शॉर्टकट फिर क्या होता है कि यहाँ से आप उठाकर उसको रैम में ले आते हो। रैम इज़ अ वेरी फास्ट मेमोरी मॉड्यूल। इसका मतलब क्या है कि वो उसमें से डेटा जो है वो आप बहुत फास्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, नंबर एक। तो ऐसे तो और बहुत सारी खूबियाँ हैं, जिसमें से एक और ये है कि वो रैंडम एक्सेस है, यानी कि आपका प्रोग्राम कह रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये आपका प्रोग्राम लोड हो गया, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम कह रहा है कि जी लाइन नंबर वन एग्जीक्यूट करो, फिर टू एग्जीक्यूट, फिर थ्री एग्जीक्यूट करो। थ्री के बाद वो कहता है कि लेट से 30 एग्जीक्यूट करो, ठीक है। जैसे हम कहते हैं फंक्शन कॉल है या वट एवर, अभी आपको शायद वो नहीं हो, पढ़ा नहीं यहाँ पे आपने, लेकिन कोई 40 एग्जीक्यूट करो, और उसके बाद वो फिर वापस कह देता है कि जी 5 एग्जीक्यूट करो। ये प्रोग्राम के अंदर की लॉजिक है, ये हम हमारी लॉजिक है, हमने कैसे कोड किया उसको, ठीक है। तो ये सारा जो एग्जीक्यूट करना है, यानी कि वो अगर कभी लाइन नंबर 13 कहता है, कभी लाइन नंबर 39 कहता है, कभी लाइन नंबर 39,000 समथिंग कहता है, तो वो एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए रैम को इस काबिल होना चाहिए कि वो कहीं से भी डेटा फेच कर सके। तो रैम जो है, जैसे कि उसके नाम से भी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो कहीं से भी डेटा फैच कर सकता है, जबकि उसके मुकाबले में हार्ड डिस्क में आपको सर्टन बेसिकली ब्लॉक्स रीड कर सकते हैं। रीड तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक बाइट या एक इंस्ट्रक्शन नहीं आप सिर्फ रीड रीड कर सकते, बल्कि वो नॉर्मली जैसे 4 किलो बाइट का या 8 किलो बाइट का पेज होता है, तो वो इतना इकट्ठे रीड होता है। तो बहरहाल वो कहने का मकसद ये है कि हार्ड डिस्क जो है वो इस काम के लिए मौजूद चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोग्राम जो है वो लोड हो गया मेमोरी के अंदर, यानी कि रैम के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डेटा दैट प्रोग्राम मैनिपुलेट्स लाइक फाइल बिंग, तो इसके अलावा अगर प्रोग्राम कह रहा है कि कोई और डेटा भी मुझे लोड करना है, यानी कि प्रोग्राम खुद तो लोड हो गया, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस लोड हो गई, अदर देन दैट वो कहता है कि फ़लाँ फाइल भी लोड करना है। जब हम मिसाल के तौर पर हम ये करना चाहते हैं, हम इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है हमारा, हम एक इमेज लोड करके उसको उसमें कलर चेंज करते हैं या उसमें कोई भी एडिटिंग का कोई भी फीचर देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको चेंज करने के लिए हमें उस इमेज को लोड करना होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा इनपुट फाइल हो गया, यानी कि तो अगर प्रोग्राम ये कहता है कि जी इसको भी लोड करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको भी लोड करके, लोड करने का फिर मतलब क्या है कि उसको हार्ड डिस्क से उठा के रैम में उस फाइल को भी ले आएगा, ठीक है। और जैसे मैंने पहले कहा था कि फर्ज किया रैम के इस सेक्शन में हमारा प्रोग्राम लोड हुआ हुआ है, तो फाइल का भी जो है नॉर्मली सेपरेट होता है, लेकिन बहरहाल उस प्रोग्राम से उस एरिया से एसोसिएटेड जो डेटा उसका है वो भी, वो एरिया भी उसके साथ ही होगा, ठीक है। उसके बाद होता है क्या, ओ एस फैचेज एन इंस्ट्रक्शन विच इज़ देन रन इंस्ट्रक्शन। अब ओ एस का काम ये होता है कि कहना है कि भाई ये इसको रन करो, इसको रन करो, इसको रन करो अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, ठीक है। जो प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है उसके लिहाज से वो यहाँ से उठाता है और कंप्यूटर को कहता है, प्रोसेसर को कहता है भाई इसको रन करो, ठीक है। अ, इस चीज़ की डिटेल में हम जाएंगे कभी कि जी रन करने का मतलब क्या है, लेकिन जैसे हमने एक दो एग्जांपल्स देखी थी कि जी किसी डेटा को इधर से मूव करके उधर कर दो, किसी डेटा को प्लस कर दो, दो डेटा को प्लस कर दो, दो डेटा को मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह की कमांड्स मोस्ट प्रोबेबली होंगी। और उसके अलावा लॉजिकल कमांड्स के जी ये डेटा और वो डेटा जो है उन दोनों को यूनियन कर लो, इंटरसेक्शन निकाल लो, या इफ दिस देन दैट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। तो
ये सारे जो हैं वो कोड के अंदर यानी कि प्रोग्रामर ने इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, लिखे हुए ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उठा उठा के एक एक दफ़ा एक एक करके रन करता है। वो हमेशा ऑर्डर से तरतीब से रन करता है, लेकिन तरतीब से मतलब ये है कि जो लाइन नंबर 1 है हमेशा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, लाइन नंबर 2 उसके बाद एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस एज वेल। लेकिन ये यानी कि अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि लाइन नंबर 3 के बाद उसने लाइन नंबर 4 ही एग्जीक्यूट करना है, अनलेस कि लाइन नंबर 3 डिक्टेट्स कि जी नेक्स्ट एग्जीक्यूशन लाइन इज लाइन नंबर लेट्स से 20, या फिर 20 एग्जीक्यूट करने के बाद वो कहे नेक्स्ट एग्जीक्यूशन लाइन इज लाइन नंबर 10, यानी कि लूप या रिपीट करने का जो ये तरीका होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट करेगा, जैसे जो वहाँ जो लिखा हुआ है। लेकिन अगर इफ नथिंग, यानी कि अगर डायरेक्शन चेंज जो आपकी इंस्ट्रक्शन से नहीं हो रही, तो फिर वो लाइन बाय लाइन करता रहेगा। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो ये एक नॉर्मल उसके एग्जीक्यूशन का होता है। उसके अलावा उसके अलावा ओएस जो होता है वो प्रोग्राम्स के बीच में अल्टरनेट भी करता है, यानी कि जैसे हमने कल बात की थी कि क्योंकि आप एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स को लॉन्च कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर के ऊपर हो सकता है 10 प्रोग्राम्स इकट्ठे चल रहे हों। तो इसका मतलब ये है कि उन 10 प्रोग्राम्स को दरमियान क्या कहते हैं उसे, कि उसने अल्टरनेट करना है। एक प्रोग्राम के 10 लाइनें एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद दूसरे प्रोग्राम में जाएगा, उसके 10 लाइनें एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद तीसरे प्रोग्राम में जाएगा, उसके 10 लाइनें एग्जीक्यूट करेगा, उसके चौथे में जाएगा, एंड सो ऑन। तो 10 के 10 प्रोग्रामों को वो एक ऑलमोस्ट रीजनेबल टाइम जिस जो हर एक को चाहिए वो देगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो क्या करेगा, यानी कि वो इन इन चीज़ों को जो जो उसके कोड के अंदर जो भी लिखा हो, जैसे रिटर्न टू स्टेप ब्ला ब्ला, इस तरह करके वो सारा एग्जीक्यूट करेगा। और इवेंचुअली इवेंचुअली यानी कि कहीं ना कहीं प्रोग्राम में ऐसा मरहला आएगा कि जब वो प्रोग्राम का यूज़र जो है वो कहेगा कि जी लेट्स स्टॉप द प्रोग्राम, और प्रोग्राम मिसाल के तौर पर अगर किसी प्रोग्राम है ऐसा कि कुछ कैलकुलेशन करनी है, तो आफ्टर द कैलकुलेशन प्रोग्राम कहेगा लेट्स स्टॉप इट। ठीक है, तो जो भी तरीका होगा उसके स्टॉप करने का वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही वो एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब होगा कि उस प्रोग्राम को अनलोड कर दो, उस प्रोग्राम को रैम से हटा दो। ठीक है, तो रैम से जब हटेगा तो उसका मतलब है कि रैम में मेमोरी स्पेस खाली हो जाएगी, और जब खाली हो जाएगी तो उसकी जगह कोई दूसरा प्रोग्राम आके उसकी जगह ले सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा यानी कि वो है व्यू है कि जी आपकी रैम है, रैम के ऊपर हार्ड डिस्क से आके प्रोग्राम लोड हो जाता है। लोड होने के बाद उसकी एक एक लाइन को ओएस पढ़ पढ़ के ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी प्रोसेसर को बताता रहता है, और प्रोसेसर उसी की तरह जो भी उसमें लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट करता रहता है। ठीक है, और इवेंचुअली जिस वक्त या तो यूज़र के इनपुट की वजह से या तो प्रोग्राम के काम ख़त्म होने की वजह से टर्मिनेशन पॉइंट आ जाए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस सारे प्रोग्राम को अनलोड मेमोरी से अनलोड कर देता है अलॉन्ग विद ऑल इट्स डेटा। हमने कहा कि एक तो नॉर्मल एग्जिट, हमने नॉर्मल एंडिंग प्रोग्राम की बात की कि जी जब आप वो जो कांटे के ऊपर क्लिक करते हो और वो प्रोग्राम जो है ना बंद ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है वो। और अदरवाइज क्या कहते हैं उसे, और क्या तरीका हो सकता है, और ये तरीका हो सकता है कि मिसाल के तौर पर प्रोग्राम जो है खुद ब खुद अपना काम ख़त्म कर चुका है, तो लिहाजा वो एग्जिट कर जाएगा। मिसाल के तौर पर ये स्लाइड शो जो चल रहा है, जब हम इस लास्ट स्लाइड के ऊपर जाएंगे और उसके बाद फर्दर एक क्लिक करेंगे, तो ये खुद ब खुद स्लाइड शो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये वाला प्रोग्राम अपना काम ख़त्म कर चुका है और ये एंड हो गया। ठीक है, एंड हो जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल एग्जिट, एक प्रॉपर एग्जिट हो गया जी, ख़त्म, प्रोग्राम ने ख़त्म होना था, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है, एबनॉर्मल एग्जिट भी हो सकते हैं। एबनॉर्मल एग्जिट का मतलब क्या है, यानी कि प्रोग्राम जो है वो किसी ऐसे लूप में चला गया। प्रोग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि वैसे तो नॉट रिस्पॉन्डिंग कभी भी नहीं होता। वो नॉट रिस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि वो किसी ऐसे काम में लगा हुआ है कि वो किसी वक्त किसी और चीज़ को तवज्जो नहीं दे सकता। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक एक लूप है, रिपीट का इंस्ट्रक्शन उसमें दी हुई थी। ठीक है कि जी लाइन नंबर फलां के बाद लाइन नंबर फलां करो, उसके बाद इधर आओ, फिर वापस लाइन नंबर फलां पे चले जाओ, फिर वापस लाइन नंबर फलां पे जाओ, फिर वापस लाइन नंबर फलां पे चले जाओ। ठीक है, तो अगर ऐसा वो आया था और उसमें से वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं है, यानी कि हमेशा रेपिटिशन जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए,
यानी कि 10 दफ़ा रिपीट करो, 20 दफ़ा रिपीट करो, 100 टाइम्स रिपीट करो, रिपीट जब तक ये हो जाए, रिपीट जब तक वो हो जाए। कुछ कुछ कोई कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से वो कंडीशन जो है वो ठीक ना हो और वो जो रिपीट है वो इनफाइनाइट हो जाए, यानी कि कंप्यूटर को आप कह रहे हैं कि बस रिपीट 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 ही करते रहो इस काम को, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको, वो उसको कुछ कहता है, मिसाल के तौर पे वो उसको कहता है कि भाई तेरी बारी ख़त्म हो गई, मैंने दूसरे को बारी देनी है, लेकिन वो एग्जीक्यूट पे एग्जीक्यूट यानी कि रिक्वेस्ट कर ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉट रिस्पॉन्डिंग। प्रोग्राम जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसका आपने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब प्रोग्राम नहीं चल रहा होता तो वो उसके यूज़र इंटरफेस वगैरह भी बाद औक़ात, हमेशा नहीं लेकिन बाद औक़ात वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप उसके ऊपर इन एनी केस उसके ऊपर आप क्लिक करें तो उसको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जिस काम में लगा हुआ है उसको उस काम से फुर्सत ही नहीं है। तो आपके क्लिक को के ऊपर कोई रिस्पॉन्स देने वगैरह का उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। ठीक है? तो हम इसको कहते हैं नॉट रिस्पॉन्डिंग। इस केस में क्या करते हैं? इस केस में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 2 में से 1 काम करता है। ठीक है? 2 में से 1 काम क्या करता है, या तो वो किल कर देता है उस प्रोग्राम को। ठीक है? या फिर वो यूज़र को ऑप्शन देता है कि भाई इसको किल करना है तो किल कर दो। हम लोग विंडोज़ वगैरह में ये नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं कि जब प्रोग्राम नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है तो हम टास्क मैनेजर खोलते हैं, वहाँ पर वो प्रोग्राम होता है, हम उसे उसको किल कर देते हैं। ठीक है? तो विंडोज़ में और मैक में नॉर्मली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसे नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रोग्राम को किल करता नहीं है, बल्कि किल करने की ऑप्शन दे देता है कि अगर आपने करना है तो कर दो। ठीक है? या वो ऑप्शन हमेशा ही होती है, इन एनी केस वो आपको, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और किल कर सकते हैं। आपका मतलब है कि यूज़र। ऑन द अदर हैंड बाज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो कि अफ़ोर्ड नहीं कर सकते कि कोई इस तरह की हरकत करे कि किसी इनफ़ाइनाइट लूप में चले जाए या किसी ऐसे मसलों में पड़ जाए। तो वो किल खुद भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पे आपका फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, क्योंकि अगर वो कोई प्रोग्राम जो है इनफ़ाइनाइट लूप में चला जाएगा एंड्रॉयड एप्लीकेशन मिसाल के तौर पर, तो बहुत ज़्यादा बैटरी खर्च करके थोड़ी देर में हो सकता है आपका बैटरी डेड कर दे। तो वहाँ पर मोबाइल एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा-सा क्रिटिकल इस सेंस में है कि वहाँ पर वो एंड यूज़र का वेट नहीं करता कि एंड यूज़र आके उस प्रोग्राम को किल करे, बल्कि एंड्रॉयड जो है ऐसे प्रोग्राम को खुद ही किल कर देता है और आपको कहता है कि भाई दोबारा स्टार्ट कर लो। ठीक है? इसके अलावा एग्ज़िट किस केस में हो सकता है? इल्लीगल एक्टिविटी। हमने कहा था ना अभी कि हमारे क्या कहते हैं, मेमोरी के अंदर जो है क्या कहते हैं, प्रोग्राम हमारा एक सेक्शन में लोड होता है। ठीक है? फ़र्ज़ किया वो इस सेक्शन में लोड हुआ हुआ है। लेकिन अगर प्रोग्राम जो है वो रिक्वेस्ट करे, ये सेक्शन है, मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, 30 से लेके 300 तक। ठीक है? ये सेक्शन है। लेकिन अगर प्रोग्राम कह रहा है कि जी एग्जीक्यूट नेक्स्ट कमांड फ्रॉम लाइन नंबर 390 यहाँ से। ठीक है? तो ये जो एरिया है ये इस प्रोग्राम का नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम इज ट्राइंग टू एक्सेस मेमोरी ऑफ अनदर प्रोग्राम। ठीक है? अगर ऐसा कोई काम हो रहा है या प्रोग्राम ये काम करता है, करने की कोशिश करता है, तो ये इलीगल एक्टिविटी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे काम के लिए क्या करेगा? इस प्रोग्राम को ही निकाल देगा, यानी कि किल कर देगा। ठीक है? क्योंकि नॉर्मली ऐसा प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम करेगा जो कि किसी दूसरे को डिस्टर्ब करना चाहता हो, कोई हैकिंग टूल हो, कोई वायरस हो। ठीक है? तो नॉर्मली जो होगा, और इसी तरह कितने कॉन्टेक्स्ट होंगे जहाँ पर ये चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, यानी कि ये अलाउ होता है नॉर्मल केसेस में, मिसाल के तौर पर। लेकिन मिसाल पर फिर हम अगेन आ जाते हैं अपने एंड्रॉयड वगैरह के ऊपर, वहाँ ऐसे केसेस अलाउड ही नहीं, यानी कि जो प्रोग्राम है, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन ये इवन पॉसिबल है, इसका बिल्कुल मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि वहाँ वो आपको मेमोरी एक्सेस जो है ना वो रैम के लिहाज से देगा ही नहीं, यानी कि ये नहीं कहेगा कि जी आपका प्रोग्राम लोड हो गया जी लाइन नंबर 30 से लेकर लाइन नंबर 300 तक, तो इसके अंदर कमांड अपने एग्जीक्यूट कर लो, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर लो, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो कहेगा भाई तुम्हारा जो जहाँ पर भी है वो जीरो से लेके जो तुम्हारे प्रोग्राम की लेंथ है वहाँ तक है, तो अब अपने रिलेटिव अपना ही देना है। ठीक है? आप अपने में दोगे, मिसाल के तौर आपके प्रोग्राम की लेंथ है 300, ठीक है, और आप कहते हो जी कि 390 एक्सेस करना है, वो वहीं पर रिजेक्ट कर देगा, 390 इलीगल एक्सेस भाग जाएगा। ठीक है? इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, और क्या इशू हो सकते हैं? आउट ऑफ मेमोरी। आउट ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है?
कि जी दो तीन केसेस हैं। एक तो ये है कि जी आपके प्रोग्राम को एक ख़ास अंदाज में मेमोरी एलोकेट की गई थी, ठीक है, और वो उससे कहीं ज़्यादा मांग रहा है। या फिर वाकई मिसाल के तौर पर आपने लूप में कोई फाइल लोड करना शुरू कर दिया, या यूँ कह लें कि आपके पास 4 GB रैम है और आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह 40 GB की एक फ़ाइल को वो रैम में लोड करना है, ठीक है। तो इन इन दोज केसेस जो है वो आपका प्रोग्राम रिक्वेस्ट कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से कि भाई मुझे ना और मेमोरी दो, और मेमोरी दो, और मेमोरी दो, जबकि आपके पास इतनी मेमोरी है ही नहीं। तो वो आउट ऑफ मेमोरी एरर भी हो सकता है। तो इन इन दिस केसेस एज वेल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो कहता है कि भाई एक्सक्यूज मी, आप ऐसे करें, रहने ही दें आप, ठीक है ना, आपके पास की बात नहीं है। तो ये इन्हीं के डिफरेंट एंडिंग मेरे ख्याल में शायद कुछ और भी होंगे एंडिंग के कंडीशंस, लेकिन नॉर्मल अब नॉर्मली लीगल आउट ऑफ मेमोरी ये नॉर्मली ये 4 किस्म के होते हैं जिससे प्रोग्राम एंड करता है। प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से लोड करता है, मेमोरी में रैम में डालता है, उसके बाद उसमें से एक एक इंस्ट्रक्शन फेच करता है, और उनको प्रोसेसर को देता है एग्जीक्यूट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस और अदरवाइज सीक्वेंशियल। और इवेंचुअली जब इन चार में से कोई एक चीज़ इनकाउंटर होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को एंड कर देता है, ठीक है। तो ये है हमारी लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोग्राम। आगे चलते हैं। एक और स्लाइड है ये रीबूट की। अक्सर आपने देखा होगा कि यार कोई मसला आता है और उसके बाद जो है ना रीबूट करते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। ये रीबूट जो होता है, सिस्टम का रीबूट, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने बात की यहाँ पर हमने बात की क्या कहते हैं, ये जो सिनेरियोज हैं, ये तीन सिनेरियोज जो हैं, ये ऑलमोस्ट रीबूट वाले सिनेरियोज हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई प्रोग्राम को किल कर दो, हम दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है ना। अगर प्रोग्राम किसी इनफाइनाइट लूप में लग गया है, अगर प्रोग्राम कोई उल्टे सीधे काम कर रहा है, और अगर प्रोग्राम अपने अलाउड मेमोरी से ज़्यादा मेमोरी मांग रहा है, तो इन सारे केस में हम कहते हैं जी कि इसको इसको प्रोग्राम को किल कर दो ताकि रिस्टार्ट होके अपने बिल्कुल नॉर्मल, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे किसी काम की सूरत में हो सकता है प्रोग्राम जो है वो अपने नॉर्मल पैथ पे नहीं है, ये किसी भी वजह से कोई बग है उसमें या कोई भी चीज़ है उसकी वजह से। मिसाल के तौर पर एक फाइल या दो फाइल उसने रिक्वेस्ट करनी थी, वो अगर 2000 फाइलें रिक्वेस्ट करने लगा जिसकी वजह से आउट ऑफ मेमोरी हो गया, तो हम उसको किल करके हम कहते हैं कि भाई दोबारा शुरू हो, तुझे एक यानी कि अगली दफ़ा शायद ये एक ही फाइल मांगे और उसके में काम हो जाए इसका, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स हम प्रोग्राम को रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो है वो एक प्रोग्राम ही होता है, ठीक है। एक सेकंड, ये सर्कल क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है हमारा एक प्रोग्राम होता है, तो लिहाजा वो भी अगर फर्ज किया कोई इस तरह के गलत कामों में पड़ जाए, यानी कि उसमें बग हो, उसमें कोई इशू हो, ठीक है, तो वो भी इसी तरह स्टक हो सकता है। तो उस केस के लिए नॉर्मली टर्म यूज़ होती है रीबूट, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जब स्टार्ट होता है तो हम उसको बूट कहते हैं, तो लिहाजा अगर वो रीस्टार्ट होगा तो हम उसको रीबूट कहेंगे, ठीक है। वाई डज दिस फिक्स एनीथिंग? इसी जैसे मैंने बताया आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर फ़र्ज़ किया उसके अंदर कोई बग हो जिसकी वजह से उसकी मेमोरी लीक हो रही है। मेमोरी लीक होने का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा हमारे डिफरेंट क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मेमोरी लीक होने का मतलब ये होता है कि भाई अगेन, ठीक है, ये मेमोरी रखी इसके लिए, इस प्रोग्राम के लिए हमने उस प्रोग्राम ने रिज़र्व करवाई, ये फ़र्ज़ किया प्रोग्राम लोड हुआ हुआ है, उसने रिज़र्व करवाई एक्स्ट्रा मेमोरी, फिर ये एक्स्ट्रा मेमोरी, और फिर ये एक्स्ट्रा मेमोरी फाइल लोड करने के लिए या कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। आखिर में प्रोग्राम ख़त्म हो गया। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लेट्स अस्यूम के कि ये प्रोग्राम अनलोड हो गया सारा, लेकिन एक जो उसने एलोकेट करवाई थी वो उसने डी एलोकेट नहीं की, ठीक है।
यानी कि प्रोग्राम को ख़त्म होने से पहले, क्योंकि प्रोग्राम को पता होता है उसने कहाँ कहाँ मेमोरी एलोकेट करवाई है, तो प्रोग्राम को ख़त्म होने से पहले बता देना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कि भाई ये मेमोरी मैंने एलोकेट करवाई थी, इसको ज़रा रिलीज़ कर दो, क्योंकि मैं खुद ख़त्म होने जा रहा हूँ। तो लिहाजा मेरे जो मैंने मेमोरी किसी से रिजर्व करवाई थी तो उस मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ये किए बगैर फ़र्ज़ किया चला जाए तो ये वाली मेमोरी जो है वो रैम के अंदर ऑक्यूपाइड रहती है। अब अगर एक अगला प्रोग्राम जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम ने लोड किया इधर, ठीक है, यहाँ अगला प्रोग्राम लोड किया, उसने कोई मेमोरी रिजर्व करवाई यहाँ, अगली करवाई यहाँ पर, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लगेगा ये तो रिजर्व है, ये तो मुझे नहीं मिल सकता, वो इससे आगे करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट किया ये ग्रीन प्रोग्राम जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो गया। ठीक है, और फिर जो उसने यहाँ पर प्रोग्राम मेमोरी एग्जीक्यूट करवाई थी वो उसकी रह गई, यानी कि वो उसने गलती से छोड़ दिया, या फ़र्ज़ कर लेते हैं यही सेम प्रोग्राम था, लेकिन दोबारा चला था, क्योंकि ये प्रोग्राम एक बगी है, इसमें कोई इशू है, ये मेमोरी अपनी भूल जाता है। ठीक है, तो ये दोबारा चला था तो इसने पहले एक ब्लॉक रिजर्व करवा के छोड़ दिया, फिर दूसरी दफ़ा जब चला तो फिर उसने ब्लॉक रिजर्व करवाया, फिर वो उसको भूल गया क्योंकि उसको कोड में है ही ऐसा, और तीसरे केस में रन करने के बाद वो फिर उसने एक और ब्लॉक भूल गया। तो इस तरह करते करते ये देखें हो क्या रहा है कि अब रैम का ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है वो यूजेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लग रहा है कि ये एरिया जो है ये ऑक्यूपाइड है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेमोरी लीक। नहीं, मेमोरी लीक करने मतलब ये है कि वो आहिस्ता 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 मेमोरी जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लग रहा है जैसे अभी तक ऑक्यूपाइड है, हालांकि वो होनी चाहिए फ्री। तो इवेंचुअली अगर हमारे पास जो रैम है वो रैम सारी के सारी इस तरह करके या तो ख़त्म हो जाएगी या बहुत कम रहती जाएगी, तो इवेंचुअली एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम को जगह ही नहीं मिलेगी, नया प्रोग्राम लोड करना होगा और यहाँ पर इतनी जगह ही नहीं होगी कि नया प्रोग्राम को लोड कर सके। ठीक है, जब इतनी जगह ही नहीं बचेगी नए प्रोग्राम को लोड करने की, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह की हरकतें करना शुरू कर देगा, हैंग होने की, भाई उसको समझ नहीं आ रहा क्या करो, वो दोबारा दोबारा रिक्वेस्ट करेगा यहाँ और मेमोरी दे दो और मेमोरी दे दो और मेमोरी दे दो, नहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इवेंचुअली आपके पास सोल्यूशन सिर्फ रह जाता है कि इसको रीस्टार्ट करो। जब रीस्टार्ट करेगा तो ये सारे, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगी इस रैम के ऊपर से, इस ये रैम जो है क्या कहते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होगी तो ये रैम जो है कम्प्लीटली खाली हो जाएगा। डाल लो अब जितने मर्जी दोबारा प्रोग्राम डालने हैं, और दोबारा उसी तरह करके ठीक चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मली इस वजह से रीबूट करने से, क्योंकि रीबूट वाइप्स ऑल द मेमोरी और स्टार्ट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक फ्रेश रीस्टार्ट। ठीक है, थियोरेटिकली नेवर नेसेसरी, क्यों? क्योंकि अगर प्रोग्राम में कोई इस तरह के कोई मसले नहीं हो ना, जो मसले मैंने बताए थे आपको, तो फिर तो कभी उसको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो जो जो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स वगैरह, वो यानी कि साल हर साल चलते रहते हैं और उनको आपको रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे हम लोग अपने विंडोज़ वगैरह को अगर हम ना रिस्टार्ट करें तो वो थोड़े दिनों में फारिग हो जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये इसके हम डायरेक्ट हम ये नहीं इल्ज़ाम नहीं दे सकते कि यार विंडोज़ इसका मतलब ख़राब है और लिनक्स सही है, क्योंकि विंडोज़ जो है अपने उसके अंदर जो प्रोग्राम चल रहे थे उनको लिबर्टी ज़्यादा देता है, इसी वजह से वहाँ पर प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाती है और कोड एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। तो लेकिन जब वो लिबर्टी देता है तो फिर वहाँ पर एरर और इश्यूज वगैरह भी आते हैं ज़्यादा, और उन ज़्यादा एरर और ज़्यादा इशू होने की वजह से इवेंचुअली उसका नुकसान ये भी होता है कि मेमोरी लीक्स वगैरह वो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये एक just finishing up this one, we have discussed it earlier in last lecture as well. यहाँ पर जो है ना ये आर्किटेक्चर और मशीन कोड का की कपल ऑफ स्लाइड्स हैं। हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जो जो आर्किटेक्चर होता है, हार्डवेयर आर्किटेक्चर जो होता है, वो बेसिकली यानी कि प्रोसेसर की, उसको प्रोसेसर को वो कर रहा होता है, जाहिर कर रहा होता है कि भाई ये प्रोसेसर क्या एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कि वो कमांड्स जो हैं जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, वो जो एग्जीक्यूट कर सकता है वो ये होता है क्या कहते हैं आर्किटेक्चर। मिसाल के तौर पर हमने कहा था ना कि 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0,
1010, यानी कि मैं पैटर्न में लिख रहा हूँ 10, लेकिन वट एवर। ऐसी लाइनें एग्जीक्यूट कर सकते हैं ना, जो हमारा वो है, क्या कहते हैं, प्रोसेसर। ठीक है, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ये 10 10 जो है, जिसको हम मशीन कोड भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि मशीन इनको अंडरस्टैंड कर सकता है। ये जो है वो हर प्रोसेसर के लिहाज से डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर इंटेल का प्रोसेसर जो है वो अपने तरीके से करेगा, किसी और का प्रोसेसर जो होगा वो अपने तरीके से करेगा, उसके अपने इंस्ट्रक्शन सेट्स होंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल आइडिया सेम ही होता है कि ये 10 10 10 एग्जीक्यूट करने की चीज़ होती है। इसके ऊपर हमने ये भी पढ़ा था कि एक जो हम सबसे काइंड ऑफ ह्यूमन रीडेबल स्टिल चीज़ क्रिएट कर लेते हैं, वो ये कि जी ये 10 10 तो हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, हम मूव ए कॉमा बी, जंप डी, मूव डी कॉमा ई, इस तरह की कमांड बना लेते हैं। यानी कि इवेंचुअली ये जो मूव ए कॉमा बी है, वो फर्ज कर लेते हैं ये 10 10 जो ये वाली चीज़ है, ये उससे जाहिर होती है। यानी कि ये उसके वो है, क्या क्या कहेंगे, मैपिंग है। ठीक है, लेकिन चूंकि ये 10 हमसे तो नहीं पढ़ा जा रहा, हम इस पर आ जाते हैं। ये मूव ए कॉमा बी इज वेरी रीडेबल इन दैट सेंस। ये वाली चीज़ जो है हमने कहा था कंप्लीटली, चलो ना यार, ये वाली चीज़ जो है वो कम्प्लीटली मशीन स्पेसिफिक है। ठीक है, प्रैक्टिकली उसकी वजह से ये भी मशीन स्पेसिफिक हो जाती है। ठीक है, हम जब इससे ऊपर जाएं, मिसाल के तौर पर इससे ऊपर जाएं, मूव से ऊपर हम जाएं, तो फर्ज किया C++ है। ठीक है, C++ का कोड होगा इंट A = 10, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी राइटिंग है। B = 17, अच्छा सेमीकोलन के बगैर 17, C = A+B। ठीक है, आउट, सी आउट whatever, सी। तो ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा रिलेटिवली ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है इवन असेंबली से। ठीक है, ये हमारा इसको हम कहते हैं जी के C++, अगर हम कोड देखें तो वो फिर हमारा सी या C++, वो हमारा ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है, मोर रीडेबल, क्या कहते हैं उससे। अच्छा, अगर हम इससे भी आ जाएं, कुछ लोग कहेंगे कि यार C++ जो है ना, उसमें मसले हैं, उसमें हम उसको समझना बड़ा मुश्किल है एंड सो ऑन। ठीक है, तो उससे आसान क्या होगा, उससे आसान क्या होगा, हम C# में चले जाएं, जावा में चले जाएं। ठीक है, क्लास ब्ला ब्ला, इस तरह करके, मैं उसको लिख नहीं रहा, वो उससे भी ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल चीज़ बन जाती है। ठीक है, उससे ऊपर चले जाएं, PHP, जावास्क्रिप्ट और इस तरह की चीज़ें, जिसमें और रिस्ट्रिक्शंस कम है। सिर्फ देखने के लिहाज से ये खैर रीड ऑनली मैनेजेबिलिटी नहीं होती, और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इससे जितने भी हम ऊपर जाते जाएं, ऊपर जाने का मतलब भी यही है। ऊपर हम इसलिए कहते हैं कि नीचे जब एक चीज़ इस चीज़ से बनी है, इससे इसको जोड़ के हमने ये चीज़ बना ली, उसको जोड़ के हमने उससे ये चीज़ बना ली, उससे हम ऊपर जाते हैं, तो ज़्यादा ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन मैनेजेबल चीज़ हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, इवेंचुअली तो कंप्यूटर ने सिर्फ ये रन करना है। ठीक है ना, इसके अलावा तो कंप्यूटर ने कुछ रन नहीं करना। तो लिहाजा अगर आप कोड लिखेंगे इसमें, 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 जिसमें मर्जी कोड लिखें, उसने ट्रांसलेट मशीन कोड में होना। ठीक है, और इसमें रन होना। लेकिन ये वाले लेवल हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम ज़्यादा आसानी से काम कर सकें। ठीक है, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में भी हमने यहाँ पर बात कर ली, कि लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन कोड है, और हाई लेवल लैंग्वेज वो है जो भी हमारा एक के बाद दूसरा आता जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज में हम मुस्तकिल जो है वो इम्प्रूव कर ही जा रहे हैं, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज तो शायद आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि इसमें कोई चेंजेस हुई हैं, लेकिन जब से कंप्यूटर बना है
लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 10 एग्जीक्यूट करने का फिलहाल तो वही है। एक चेंज शायद क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से आ जाए, लेकिन जब तक अभी तो वो नहीं है, तो लिहाजा हम ये पता नहीं है भी सही, लेकिन अभी वो मेन स्ट्रीम में नहीं है वो। अगर हम आगे जाएंगे ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स के ऊपर तब उसमें पढ़ लेंगे, लेकिन अदर देन दैट लो लेवल जो है 1010 ही कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है, वही है। तो लो लेवल लैंग्वेज तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन वक्त के साथ साथ हाई लेवल लैंग्वेजेस चेंज होती जा रही हैं और ज़्यादा हायर बनती जा रही हैं। मिसाल के तौर पर आजकल जो एआई बेस्ड लैंग्वेजेस हैं, कि जिसमें आप मिसाल के तौर पर ऐसी लैंग्वेजेस डेवलप करने की कोशिश हो रही है जिसमें हम अंग्रेज़ी में लिख दें सिंपल कि आई वांट अ प्रोग्राम टू डू दिस, और वो उसको बना दे। ठीक है, तो वो बिल्कुल ही काइंड ऑफ प्रीटी मच वेरी हाई लेवल सिनेरियो हो जाएगा, लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, मैं मूव कर जाता हूँ आगे, लेकिन कोई क्वेश्चन या कहें वो बीच में भी कहीं पर भी जब मैं ये स्लाइड ब्रेक आती है उस वक्त वटेवर, आप मुझे रोक के सवाल पूछ सकते हैं अगर तो कोई सवाल आपके जहन में आता है तो। ये हमने डिस्कस किया था, वही चीज़ है बेसिकली। इवेंचुअली असेंबली लैंग्वेज होती है, असेंबली का कोड होता है जो कि कन्वर्टेड टू मशीन कोड। तो जो असेंबली है बेसिकली वो आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होती है इन एनी केस। तो इसको हमें ज़्यादा अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक आई एम डन हेयर। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। एक सेकंड मुझे दीजिए। वापस मुझे स्लाइड पर जाना है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा जी। अब से पहले जो है हम सारा हमने जो है ना प्रोग्राम्स के मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर से मतलब आपस में उनके रिलेशनशिप से मतलब एग्जीक्यूट इंटरनली होता कैसे है, लो लेवल की हमने चीज़ों को हाई लेवल पर पढ़ा। ठीक है, लो लेवल की चीज़ों को यानी कि वो आपस में मुख्तलिफ हार्डवेयर का और वो सारे आपस में इंटरेक्शन वगैरह के बारे में जो हमने देख सकते से देखा वो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। आगे कैसे चलेंगे? आगे हम इस तरह चलेंगे कि जी हम कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम ऐसे होता है, वैसे चलता है, वैसे चलता है। तो प्रोग्राम के अंदर क्या होता है? प्रोग्राम को तो हमने बाहर काफ़ी डिस्कस कर लिया, हम उसकी तरफ चल रहे हैं। हमारे पास एक अगेन जो है ना, पता नहीं इसको गेम कहेंगे, खेल कहेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन हमारे पास एक चीज़ है जिसको हम कहेंगे जो कि रेसिपी है चाय बनाने की। ठीक है, तो लेट्स सी ये रेसिपी जो है चाय बनाने की क्या है। मैंने सोचा था इसको पेन से लिखूंगा, लेकिन पेन से मेरी राइटिंग माशाल्लाह। एक सेकंड, शेयरिंग ख़त्म हो गई ना मेरे ख्याल में। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट मुझे दें, इसी में कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और बस थोड़ा सा टाइम। इसकी फुल स्क्रीन नहीं होती, एक सेकंड मुझे सिर्फ जो है ना व्यू व्यू डायरेक्शन फुल स्क्रीन होती है कि फिट टू विंडो। अच्छा नहीं, इसमें फुल स्क्रीन होती है, तो लिहाजा मैं इसको इसी तरह कंटिन्यू करता हूँ, विच इज़ ओके। अच्छा मैं इतने के साथ अच्छा हम कर क्या रहे हैं? हमने कहा जी कि चाय बनाने की रेसिपी हमने बनानी है। तो क्या रेसिपी फॉर एन एक्सपर्ट, पहले जो है ना हमने एक रेसिपी बनाते हैं। हमारे एक चाय जो है ना हम बनाते हैं, और एक ख़ास किस्म की चाय बनाते हैं। तो लिहाजा हमने किसी को बताना है, हम किसी के पास गए कि यार मुझे इस तरह की चाय बना के दे दो। क्या करेंगे हम? अगर तो वो एक्सपर्ट है, अगर अनस जो है वो रोज़ अपने अम्मी के लिए चाय बना के उसको उनको देता है और अब्बू के लिए भी बनाता है, तो उसको तो अब आ गई है चाय बनाना। ठीक है,
मैंने उसको कहना है कि यार मेरे लिए भी चाय बना दो, मैं क्या कहूँगा? अ, मैं बताऊंगा उसको कि जी क्या करे, चाय जो है ना, व्हाट नॉर्मल मिल्क क्वांटिटी, दैट इज हाउ मच, हाउ मच इज नॉर्मल मिल्क क्वांटिटी? 20%। एक उसको मैंने बात बताई कि यार नॉर्मल मिल्क क्वांटिटी 20%, ठीक है, एंड नो, इनफैक्ट लेट्स से यूज जिंजर, ठीक है। इतना काफ़ी है कि एक्सपर्ट को बताने के लिए कि मुझे जिंजर वाली चाय बना दो और दूध जो है ना वो कम रखना या नॉर्मल रखना, 20% ज़्यादा ना हो, ठीक है। माइक ऑन कर ले, यस या नो? ठीक है, काफी है। ठीक है, इतना काफ़ी है एक एक्सपर्ट को। लेट्स सी फॉर अ नॉइस, यानी कि एक बंदा है जो कि चाय या तो नहीं बनाता, मेरे जैसा बंदा है जो कि बहुत दिनों से, या यूं कह लो कि एक गोरा है, ठीक है, वो कॉफ़ी पीता है। गोरे भी खैर चाय पीते हैं, लेकिन चलो वो वाला गैर मुल्की है जो कि कॉफ़ी पीते हैं या चाय नहीं पीते, ठीक है। उसको हमने अपनी तरह से चाय बनवानी है, ठीक है। उसको उसके लिए हम क्या कहेंगे? इवन चाइनीज़ है इस तरह के जो कि चाय पीते हैं लेकिन हमारी तरह की चाय नहीं पीते, उसको हम कहेंगे कि भाई टेक सम वाटर या टेक अ कप ऑफ वाटर, ठीक है। ऐड चाय की पत्ती को क्या कहते हैं? क्या, टी लीव्स, टी लीव्स, और ऐड 1 टीस्पून ऑफ टी लीव्स, वो जो लीव्स तो नहीं होते, वो दाने होते हैं बहरहाल, ठीक है। और ऐड फ्यू बिट्स ऑफ जिंजर, ठीक है। क्या किसको कहेंगे? वार्म इट टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और फॉर 5 मिनट्स ऐड मिल्क, हमाद अपने माइक को जब ज़रूरत पड़े उस वक्त ऑन करना। ऐड मिल्क 1/1/5 कप, ठीक है। बॉयल इट, बॉयल इट फॉर 5 more minutes। ये ठीक है रेसिपी? ठीक। हो जाएगा, इससे बन जाएगी चाय, ठीक है। अब रेसिपी फॉर अ चाइल्ड, चाइल्ड कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, आई डोंट नो, लेट्स से चाइल्ड, फर्ज कर लेते हैं एक चाइल्ड है जो कि बड़ा ही है, 10 साल का है, कर सकता है काम, लेकिन ना उसने चाय कभी देखा है ना उसने बनाया है इस तरह की चीज़, ठीक है, किचन में कभी गया ही नहीं, कैसे करेंगे? अब कौन मुझे लिखवाएगा? सबसे पहले हमने बच्चे को ये बताना होगा, स्टोव पर जाओ, उसको स्विच ऑन करो, ठीक है। टेक अप कप ऑफ वाटर, और क्या इसमें ऐड करना होगा?
Add 1 spoon of tea leaves, a few bits of ginger. In fact, take a cup of water in a teapot. और teapot कहेंगे, क्या कहेंगे डेगची को, whatever, teapot ही कह देते हैं. In a teapot. ठीक है. Add 1 spoon of tea leaves, add few bits of चल ginger. अनस आप कुछ बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ नहीं आई आपको. केटल कैटल, हाँ सही कह रहे हैं. कैटल, टी कैटल ही होता है ना, कैटल. कैटल. Add few bits of ginger. Warm it. इसको हम क्या कहेंगे, warm it till you see bubbles coming out. ठीक है. 100 डिग्री शायद बच्चे को समझ में ना आए, ऐसे ही है ना. Warm it till you see bubbles coming out for 5 minutes. Add milk 1/5 of cup. ठीक है. Boil it for चलो ये भी सही है. ठीक है. एक और केस हम करते हैं ज़रा. एक रोबोट है आपके घर में, मशीन है. ठीक है. वो भी चाय बना सकती है. वो चाय भी नहीं, सॉरी, वो चाय नहीं बना सकती, वो कुछ काम कर सकते हैं. ठीक है. तो आपने उसको बताना है कि भाई चाय बना दो. तो कैसे बताओगे? क्या हो गया? अच्छा, कैसे बताओगे? सबसे पहले ये बताएंगे कि वो किचन में जाए. बहुत सही है हमारा. 1 सेकंड में इसकी जगह ठीक कर लो. सबसे पहले हम रोबोट को बताएंगे कि भाई तुमने किचन में जाना है. ठीक है. तो गो टू स्टोव में भी ये काम करता हो, लेकिन प्रैक्टिकली उस, बल्कि हम यूँ कह लेते हैं कि हम इससे अगले लेवल, उससे अगले लेवल, उससे अगले लेवल पे जाने की जगह हम अस्यूम ये कर लेते हैं कि रोबोट जो है ना बड़ा बेसिक है ना, तो हम उसको कहते हैं जी कि, और रोबोट हमेशा पड़ा होता है हमारे लिविंग रूम के फलां जगह पे पड़ा होता है. तो हम उसको कहेंगे भाई गो टू, गो ऑन द लेफ्ट, नहीं बल्कि नहीं ना, टर्न लेफ्ट एंड स्टेप फॉरवर्ड 10 टाइम्स. ठीक है. हमें पता है कि जिस जगह वो पड़ा पड़ा हुआ है उस जगह से अगर वो 10 टाइम्स स्टेप फॉरवर्ड करेगा तो वो स्टोव के सामने पहुंच जाएगा. वैसे तो अगर वो स्टोव के सामने नहीं पहुंचेगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि फिर टर्न राइट, ये करो वो करो, इवेंचुअली पहुंच जाएगा. ठीक है. तो कुछ इस तरह का होगा. फिर हम स्टोव को क्या कहेंगे, सॉरी स्टोव को नहीं, रोबोट को हम क्या कहेंगे कि जी क्या करे वो, टर्न ऑन, स्विच ऑन स्टोव, स्विच ऑन स्टोव by turning its knob. ठीक है. उसके नॉब को टर्न करके या बटन को दबा के, जो भी होगा वो बाय प्रेसिंग बटन लिख देता हूँ. वे छोड़ो, जाओ सारों में टर्न है, स्विच ऑन है. ठीक है. टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ केटल. पुट केटल ऑन स्टोव. बच्चे को भी हम यही जब कहेंगे कि भाई क्या कहते हैं, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कैटल, तो उसका मतलब वो समझ जाएगा कि कप ऑफ वाटर कैटल में रख के उसको चूल्हे पे ही रखना है. हमें वहां पर बच्चों को बताने की जरूरत नहीं थी. लेकिन
रोबोट जो है अगर हम उसको कहेंगे कि जी जस्ट टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कैटल, तो कैटल में रख के ही बैठा होगा। ठीक है। स्टो क्योंकि रोबोट रोबोट है, उसके पास वो अकल नहीं है जो इवन 10 साल के बच्चे में वो अकल होगी। ठीक है। पुट कैटल ऑन स्टोव, और उसके बाद पोर अ कप ऑफ वाटर इन द केटल। ठीक है, ये हो गया। Add 1 teaspoon of tea leaves. Take tea leaves from the jar. फर्ज कर लेते हैं उसको जार की लोकेशन पता है, लेकिन वही बात है अगर नहीं पता है तो और स्टेप्स ऐड होते जाएंगे। Add 1 teaspoon of tea leaves into kettle, अब हमें लिखना पड़ेगा वरना वो पता नहीं किधर डाल दे। ठीक है। Add few bits of ginger to into kettle। ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर फ्यू बिट्स हम नहीं कह सकते, इनको यहाँ में कहना पड़ेगा इन इन एड 3 centimeter length and maybe 3 millimeter wide ginger and put it into kettle। क्योंकि जब हम उसको कहेंगे फ्यू बिट्स तो बच्चा तो फिर भी थोड़े से 3 4 उठा के या शायद ज़्यादा डाल दे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा डालेगा। लेकिन फ्यू का मतलब रोबोट को नहीं पता होगा। यहाँ इसको जाहिर से थोड़ा सा डिफरेंट है। वार्म 8 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको रियली कहना कहना ठीक है। और ऐड मिल्क, ऐड 1/5 कप ऑफ मिल्क टू केटल। ठीक है। और 10th लाइन जो है हमारी आ ही नहीं रही है, तो हम किसी तरह उसको ज़बरदस्ती खींच के इसमें लाते हैं। नंबर नहीं छोटा हो रहा, अब टेक्स्ट छोटा हो जाएगा। खैर हो गया छोटा। बॉयल इट फॉर 5 more, अगर फर्ज कर लेते हैं बॉयल उसको समझ में आता है तो। ये क्या किया हमने? हमने एक रेसिपी, एक ही रेसिपी, एक ही चीज़ बनाने की 4 मुख्तलिफ कंडीशन में हमने लिखी है। ठीक है ना। हमने कहा कि जी एक्सपर्ट के लिए हमने लिखना है, हमने लिखा नॉइस के लिए, नॉइस के लिए लिखना है, हमने कहा एक बच्चे के लिए लिखना है, हमने कहा एक बिल्कुल ही डम मशीन के लिए लिखना है। क्या फ़र्क आया अनस? क्या कोई फ़र्क क्या देख रहे हैं आप इसमें? अनस या तो फ़र्क नहीं देख रहा या माइक बंद है। हम जो फ़र्क देख रहे हैं इसमें वो बेसिकली देख रहे हैं। इसमें स्टेप के ज़्यादा फ़र्क है जैसे, यानी कि हर तरह का, हर किसी को अलग तरीके से बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोई और पॉइंट? और यानी कि इसमें बेसिकली ये है कि जो यानी कि अगर यानी कि नॉर्मल जो होगा, यानी कि कोई भी यानी कि उसको पता चल जाएगा कि ये यानी कि ये जो स्टेप लिखे हुए हैं यानी कि ये हैं तो चाय के, पर जो चौथा है यानी कि उसके अंदर यानी कि सारी चीज़ें मौजूद हैं, यानी कि उसको ठीक है इसमें से ठीक ईज़ी है ठीक होगा। है। मैं बताता हूँ, सही है। अच्छा, यानी कि सारे ही जो है स्टेप्स हैं और सारों में ही इनफ इंफॉर्मेशन है। जो पहला है जिसमें सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, वो 2 स्टेप्स भी फॉर मोर देन इनफ हैं फॉर एन एक्सपर्ट टू मेक द राइट टी। ठीक है ना। और जो 10 स्टेप्स जहाँ लिखे हुए हैं वहाँ वो भी मोस्ट प्रोबेबली चाय बनाने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है। डिफरेंस क्या है? एग्जीक्यूशन मशीन, जो एग्जीक्यूट जहाँ पर हो रहा है वो क्या है? वो एक्सपर्ट है, वो रोबोट है, वो चाइल्ड है, वो नॉइस है, वो क्या है? वो फर्क है।
उस फ़र्क की वजह से हमारी इंस्ट्रक्शंस चेंज हो रही हैं, हमारी रेसिपी चेंज हो रही है। ठीक है, वो समझता क्या है? अगर हम कह देते हैं नॉर्मल चाय बना दो यार, तो और दूसरा बंदा समझ जाता है, तो उसका इसका मतलब समझने का लेवल डिफरेंट है, यानी कि बेस्ड ऑन हिज और हर और मशीन है तो व्हाटएवर एक्सपीरियंस, नॉलेज, कैपेसिटी, स्किल, व्हाटएवर जो भी कुछ है, उसकी वजह से वो समझ रहा है, तो उसको हम मुख्तसर से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। और दूसरी जो है कॉन्टेक्स्ट, उसमें वो समझ नहीं, यानी कि वो समझ उसमें नहीं है, उसको नहीं पता कि चीज़ के, जैसे मिसाल हमने दी थी कि जी हम नवाइस जो कि चाय हमारी तरह की चाय नहीं पीता, तो हम उसको दूध वाली चाय, तो हम उसको थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेप डाल के उसको हम बता सकते हैं, जैसे 6 स्टेप के साथ हमने नवाइस को बता दिया। तो ये जो रेसिपी है, ये हमारे, यानी कि हम कंप्यूटिंग में अगर हम आ जाएं वापस, तो प्रैक्टिकली क्या है ये हमारी रेसिपी है ऑफ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ना आपको। ये हमारे पास रेसिपी है कंप्यूटिंग के टर्म में, कंप्यूटिंग के टर्म में जो रेसिपी है उसको हम नॉर्मली कहते हैं, क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन वगैरह तो कहते हैं, सूडो कोड कह लें। ठीक है, जो कोड हम लिखते हैं वो बेसिकली हम रेसिपी लिखते हैं। जो सब प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है, कोड लिखता है, वो बेसिकली रेसिपी लिखता है। ठीक है, अब वो रेसिपी कैसी लिखता है? वो रेसिपी उस लिहाज से लिखता है कि जिस चीज़ के लिए वो प्रोग्राम बना रहा है। अगर वो डायरेक्ट मशीन कोड लिख रहा है, यानी कि मशीन के लिए कि मशीन एग्जीक्यूट उसको कैसे करेगी, तो 10 10 10 10 10 10 10 के टर्म में लिखेगा। ठीक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा वर्बोज्ड होगी, बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स भी होगी, जैसे ये वाली चीज़ एक लिहाज से कॉम्प्लेक्स भी है लिखने के मामले में। ठीक है ना, द लास्ट वन। ठीक है, लेकिन अगर वो कोड जो है वो लिखेगा मिसाल के तौर पर असेंबली लैंग्वेज के लिए, सी लैंग्वेज के लिए, जावा के लिए, तो वो एक डिफरेंट तरीके से कोड लिखेगा। और वही कोड वो अगर फ़र्ज़ किया गो या आजकल की जो हैं आर वगैरह लैंग्वेजेस, उनके एआई की लैंग्वेजेस हैं, उनके लिहाज से लिखेगा, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगी, बहुत ही कम उसमें इंस्ट्रक्शंस के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें वो अचीव कर सकेगा। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली जो कोड है वो है क्या? वो रेसिपी है, किसी भी काम को करने का प्रोसेस है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है हमारे किसी काम को करने का, वो हम उसको कोड की फॉर्म में लिखते हैं। अब उसको उसके डिफरेंट नाम भी हैं बल्कि, यानी कि इस रेसिपी को हम कहते हैं मिसाल के तौर पर इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक कहते हैं। ठीक है, हमने हमारे पास क्योंकि जो रेसिपी है वो किसी चीज़ की, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है ना। चाय बनाना हमारा एक प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करने के लिए हमने ये रेसिपी दी थी। ठीक है, तो कोड भी हम जो लिखते हैं वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी चीज़ को टैकल करने के लिए करते हैं। तो वो जो कोड है अ, वो जेनेरिक टर्म में तो कोड बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने रेसिपी कह दिया, लेकिन जैसे यहाँ हमने इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि वो रेसिपी डिफरेंट लिहाज से डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से एक ही चीज़ की रेसिपी डिफरेंट हो सकती है। तो इसी तरह कोड हमारा डिफरेंट होता है। तो हम कभी भी हम कोड के अंदर, अभी इसकी समरी कह लें किस्म के, जो हम पिछले 2 लेक्चर्स में पढ़ते रहे हैं, कि हम कोड जिस लेवल पर लिखेंगे, हमारा कॉन्टेक्स्ट की की वजह से हमारा कोड डिफरेंट होगा, हमारी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी, हमारे कोड लिखने की लैंग्वेज डिफरेंट होगी, हमारे हमारे कोड का यानी कि जो भी है, यूँ कह लें कि कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। हमाद कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वो मामू मुझे माइस के भी कॉल आई है कि वो कह रहा है कि ना वाईफाई नहीं चल रहा, तो इट्स उसका ओके, वो मसला हो इट्स गया। ओके। तो ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है, वो फिर यहाँ पर सुन लेगा, ठीक। मैं अब फिनिश करने लगा हूँ। ठीक है, तो इन- ठीक है, तो बहरहाल मुख्तसरन ये जो रेसिपी ऑफ लाइफ या जो टी का जो हमने अभी ये एग्जांपल देखी, इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा कोड जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट होता है। उस वो अपने इन्वायरमेंट की वजह से या तो वो बहुत वर्बोज्ड होता है या वो बहुत मुख्तसर होता है।
वो अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज की वजह से कभी कॉम्प्लेक्स होता है, कभी सिंपल होता है। जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट को, कोड को कंपेयर करते हैं नॉर्मली, तो हम एक कॉन्टेक्स्ट के प्रोग्राम को कंपेयर लैंग्वेज को कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये रेसिपी लिखने का ये जो तरीका है ये हमारा एक्सपर्ट के लिए है, ठीक है, तो अगर एक और ऐसे रेसिपी लिखने का तरीका हो वो भी एक्सपर्ट के लिए हो, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ए जो टेक्निक है रेसिपी लिखने की वो बी टेक्निक से अच्छी या बुरी है, लेकिन अगर वो एक ही लेवल की है। हम ये नहीं कर सकते कि जी जो ए रेसिपी लिखने की टेक्निक है वो एक्स रेसिपी लिखने की टेक्निक से अच्छी या बुरी है, अगर एक्स जो है वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए बनी हुई हो। रेसिपी फॉर अ रोबोट फर्ज किया वो करने के लिए वो बनी हुई हो, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं आपको आइडिया देने के लिए ये कह रहा हूँ। आप यानी कि जब आप अभी प्रोग्रामिंग के अंदर जंप कर रहे हैं, तो अभी से लेके ऑनवर्ड सारे टाइम पर आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़, वो सारी चीज़ें आप फेस करेंगे। आपको उनको हमेशा कंपेयर करना पड़ेगा, हमेशा आपको उनमें से बेस्ट को चूज़ करना पड़ेगा, हमेशा आपको उनमें अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो और ये होगा कैसे? ये ऐसे होगा कि अगर आपको पता हो कि जी किसको हमने किससे कंपेयर करना है, एप्पल को एप्पल से कंपेयर करना है, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर करना है। और सेकेंडली ये कि कोई चीज़ भी अपने कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से मुश्किल या आसान होती है, ठीक है। उसका यानी कि किसी दूसरे से कंपेयर करके हम उसको मुश्किल या आसान नहीं समझ सकते। बहरहाल विद दिस एग्जांपल आज का जो है ना हम सेशन ख़त्म करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, और नहीं तो लेट्स क्लोज इट डाउन।